थी लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर में फिजन के बारे में। इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं आज फ्रेगमेंटेशन से। हम इस चैप्टर में अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे, फिर सेक्सुअल पे आते हैं। पहले आज फ्रेगमेंटेशन समझते हैं। फ्रेगमेंटेशन होता क्या, पहले डिफाइन करते हैं फिर आपको समझाते हैं। इन मल्टी सेलुलर organisms with simple body design, they simply break upon maturation into pieces, and these pieces then later grow to form new individual. इस प्रोसेस को बोलते हैं, this process is called fragmentation, और इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा स्पायरोगायरा में, जो एक तरीके की एल्गी होती है, प्लांट होती है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास स्पायरोगैरा है सामने। स्पायरोगैरा में जब उसे करनी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो फ्रेगमेंटेशन का सहारा लेती है। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, और जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम फिजन, उससे डिफरेंस क्या है। देखिए, याद करो, अपनी कॉपी चेक करो। फिजन के बारे में आपने लिखा था कि फिजन प्रोसेस जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही परफॉर्म करते हैं, उनके पास मल्टी सेल्स नहीं होते। बट पहली बारी हम अब देख रहे हैं इस चैप्टर में मल्टीपल सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। स्पायरोगैरा अभी आपने लिखा एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे सेल्स होते हैं इसके पास। तो ये फ्रेगमेंटेशन करती है। कैसे करती है स्पायरोगैरा? स्पायरोगैरा जो है, जब मैच्योर हो जाती है, जब ये बड़ी हो जाती है अपने साइज में, तो इसकी बॉडी क्या करती है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट हो जाती है। और ये पीसेस जो होते हैं, ये पीसेस बड़े होते हैं। ये सपोज करो, ये पीस फिर बड़ा होगा, इससे बन जाएगा नया स्पायरोगैरा, इस पीस से बन जाएगा नया स्पायरोगैरा, इससे बन जाएगा नया स्पायरोगैरा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, स्पायरोगैरा फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में टूट गई थी, और उन फ्रेगमेंट से फिर नई नई स्पायरोगैरा बनी। जितने टुकड़ों में टूटेगी ये, उतने नए स्पायरोगैरा बनेंगे। तो ये प्रोसेस होता है मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में। इनके पास बहुत सिंपल बॉडी होती है, स्पायरोगैरा की बहुत सिंपल बॉडी है। इसके पास सिर्फ क्लोरोफिल होती है, बाकी सेल्स हैं इसके, ये अपने आप को तोड़ लेती है मैच्योर होने पे, और ये पीसेस फिर नई नई स्पायरोगैरा बनाते रहेंगे। एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब रीजनरेशन क्या होता है, ये भी बहुत हद तक सेम है फ्रेगमेंटेशन की तरह। देखिए, इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस, इन दिस मैनी fully differentiated organism whenever somehow get cut or broken into many pieces, these pieces later develop to form new organisms. फुल स्टॉप। ये प्रोसेस जो होता है वो जनरली किस में देखा जाता है, ये प्रोसेस जनरली आपका हाइड्रा के अंदर, और आपका एक प्लेनेरिया होता है जो हमारी बॉडी में बीमारी कॉज करता है, प्लेनेरिया, उनमें पाया जाता है। अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है कि फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगैरा जानबूझ के काटती है अपने आप को मैच्योर होने पे,
जानबूझ के पीसेस में काटती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। रीजनरेशन में वो जानबूझ के नहीं काट रहा, वो समहाउ किसी बाय चांस प्रोसेस से वो कट गया। यहाँ तो जानबूझ के काटा उसने, वो टकराती है किसी पत्थर से, पानी से, या अपने आप को ही वो बिना टकराए किसी से काट लेती है। यहाँ तो वो किसी से टकरा के बाय चांस ही कटेंगे। रीजनरेशन में प्रोसेस दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। देखिए ये आपका हाइड्रा है। हाइड्रा जो होता है ना आपका, ये आपका मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म ही होता है। और हाइड्रा की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये आप पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। इसके पास ऐसे ना स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इसके पास, जिन्हें हम बोलते हैं नीडोसाइट्स। पढ़ोगे आप क्लास 11th में और आगे। ये नीडोसाइट्स होते हैं जो इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो इसको मारने चाहते हैं, जो इसे खाना चाहते हैं, उसको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ये डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको डिफेंस करते हैं। इसमें कांटे लगे होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, कांटे, जो जिससे दूसरे बाकी पैथोजन से दूर भागते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म दूर भागते हैं जो इसे मारना चाहते हैं। वो तो छोड़ो छोड़ो, मैं आपको बता रहा था कि इसमें हाइड्रा में क्या होता है। हाइड्रा जो होता है आपका, ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है जो रीजनरेशन करता है। कैसे करता है? कभी बाय चांस ये किसी से टकरा के कट गया, मान लो इसकी 2-3 पीसेस हो गए, तो ये पीसेस क्या करते हैं, फिर बड़े होके नया हाइड्रा फॉर्म करते हैं। इनके पास ऐसे ही सारे कांटे होते हैं अपने सरों पे, ऐसे मल्टीपल पीसेस बनते हैं। जितने पीसेस में कटा ये, मान लो ये 3 पीस में कटा, 1 2 3, उतने आपको नए मिल जाएंगे हाइड्रा। तो ये रीजनरेशन है जो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा आपको सॉइल वगैरह में या वाटर में मिल जाता है, ये भी थोड़ा डिजीज़ कॉजिंग है, और ये रीजनरेशन से अपने आप को डिवाइड करता है। प्लेनेरिया भी कुछ इस तरीके से ही डिवाइड करता है। मान लो बाई चांस ये कुछ पार्ट्स में कट गया प्लेनेरिया, तो ये हर एक पार्ट से नया बन जाएगा प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि ये सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है जिसके पास आइज आई थी। सबसे पहला प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म। इसकी आंखों को बोलते हैं रूडिमेंट्री आई। रूडिमेंट्री का मतलब होता है अल्प विकसित, नॉट डेवलप्ड आइज। इवोल्यूशनरी सबसे पहले आंखें इसके पास ही आई थी, ग्रेजुअली इसी से बाकी ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हुई आइज, और सबसे कॉम्प्लेक्स आइज हमारे पास है ना, पाई जाती हैं। तो ये आपका ये प्लेनेरिया है, ये डिजीज़ कॉज करता है। ये ह्यूमंस में आने के बाद बीमारियां फैलाता है। ये जनरली हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। जब भी हम कोई गंदा खाना या गंदा पानी पी लेते हैं बाहर से, जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। इसके पास ये ना हुक होता है, ये इसका पूंछा दिख रहा है, पूंछ सी जो टेल दिख रही है, ये हुक है। ये एकदम हमारे इंटेस्टाइन में एकदम ये फिक्स कर लेता है, और इसके बॉडी जो है फिर न्यूट्रिएंट्स छीनती रहती है हमारी बॉडी से, और ये मस्त ग्रो होता रहता है। तो ये भी रीजनरेशन से ही अपने आप को डिवाइड करता है। मान लो बाई चांस हमारी बॉडी में कभी किसी वजह से कट गया, ये कोई डैमेज हो गया इसको, तो ये अपने आप को तुरंत ही मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड कर लेगा। मान लो उसके 5 पीसेस हुए, 1 2 3 4 5, उतने ही नए बन जाएंगे प्लेनेरिया। ये शो करता है रीजनरेशन। अब एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जनरली पूछ लेते हैं कि भाई ये जो पीछे हमने देखा रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, ये प्रोसेस मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ये एनिमल्स होते हैं। पीछे देखा ना आपने अभी कि चलो स्पैरो वगैरह तो आपका प्लांट है, बट हाइड्रा प्लेनेरिया एनिमल्स हैं। ये लोग रीजनरेशन करते हैं, मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये लोग इनसे डिवाइड करते हैं अपने आप को। तो क्योंकि ह्यूमंस भी एक मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या हम लोग भी नहीं कर सकते थे क्या ये फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन अपने आप को डिवाइड करने के लिए? वाई डज ऑल बिल्कुल नॉट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन? हमारी बॉडी में क्यों नहीं होता ये फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन? क्योंकि हम भी तो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसका आंसर सुनिए। देखिए, अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं जो एक मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं,
इनमें फ्रेगमेंटेशन डीजनरेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर सपोज करो हम स्पायरोगेरा की तरह अपनी बॉडी को मैच्योर होने पे काट लेते पार्ट्स में और सोचते कि भाई उससे हमारी बॉडी डेवलप हो जाए, पॉसिबल नहीं है। स्पायरोगेरा आपने लिखा है बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा प्लेनेरिया बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपनी बॉडी में कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन डीजनरेशन। हमारी बॉडी में पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी की हर एक सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं। पहली बात तो हमारी बॉडी में सिंपल सेल्स नहीं होते, हमारी बॉडी में सेल्स से बनते हैं बहुत सारे टिश्यूज़, टिश्यू से बनते हैं हमारी बॉडी में ऑर्गन। जैसे ये देखो आपके लंग्स हैं, आपके इंटेस्टाइन है, आपके हार्ट हैं, ऑर्गन्स बनते हैं और उन ऑर्गन से आपकी पूरी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम बनता है, तब आप बनते हो। आपकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपकी बॉडी सिंपल कुछ सेल से नहीं बनी, 2 4 5 10 से। आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। मान लेते हैं आपकी बॉडी का इतना पार्ट कट गया, आपके लंग्स कट गए, तो ये लंग्स पूरी बॉडी, पूरा हेड नहीं फॉर्म कर सकते क्योंकि बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ के बॉडी के सेल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, अलग हैं। तो सेल बाय सेल डिवीजन कि आपके लंग्स के सेल्स आपके ब्रेन के सेल्स फॉर्म नहीं कर सकते। सेल बाय सेल डिवीजन जो छोटे ऑर्गेनिजम्स में होता है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारी बॉडी को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही यूज़ करना पड़ता है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे सेल्स ऑर्गन टिश्यूज़ हैं। इसलिए हमारी बॉडी में ये प्रोसेस सिंपल प्रोसेस नहीं हो सकती, हमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ही अपनाना पड़ता है। आंसर लिख लीजिए। द रीज़न दैट मल्टी सेल organism are unable to perform fragmentation या regeneration is the complexity. In multicell organisms, cells are specialized to form tissues to form organ, and organ से बनता है organ system. इसलिए अगर हमारी बॉडी बाई चांस 2 पार्ट में कट भी गई, सो सेल बाय सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा नई बॉडी बनाने के लिए। न्यू ऑर्गेनिज्म, और इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड हेंस दे यूज़ या वी यूज़ कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हमारी बॉडी सिंपल होती इनकी तरह तो हम भी कर लेते भाई, वरना पॉसिबल नहीं है। अगली हेडिंग देखिए आप लोग, बडिंग। बडिंग क्या होती है वो भी समझते हैं। हाइड्रा जो दिखाया था मैंने पहले आपको, वही हाइड्रा है ये। हाइड्रा जो आपका कर सकता है रीजनरेशन, उसमें बडिंग भी देखी जाती है। और एक होती है आपकी ऑर्गेनिज्म ईस्ट। ईस्ट एक फंगस होती है जो यूज़ होती है आपकी ब्रेड वगैरह में या फिर बेकरी में केक वगैरह बनाने में। वो दोनों एक चीज़ करते हैं। क्या होता है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर? इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर छोटी सी एक आउट ग्रोथ, एक बर्ड टाइप, एक लीफ लाइक छोटी सी आउट ग्रोथ इनकी बॉडी पर डेवलप हो जाती है। छोटी सी आउट ग्रोथ, ये आउट ग्रोथ बड़ी होती है। छोटी है ना अभी, धीरे धीरे आपकी ये बड़ी होगी, फिर और बड़ी होगी, और
और जब ये फुली डेवलप हो जाएगी तो ये फुली डेवलप होने के बाद, फुली मैच्योर होने के बाद यहाँ से कट जाएगी, डिटैच हो जाएगी अपने पेरेंट से, और ये बर्ड फिर नया हाइड्रा या फिर ईस्ट बना देगी। तो क्योंकि इस प्रोसेस में बर्ड डेवलप हुई थी रिप्रोडक्शन के लिए, इसका नाम रख दिया बर्ड प्लस आईएनजी बर्डिंग। ये बर्डिंग प्रोसेस हो गया। तो बर्डिंग की डेफिनेशन क्या है? इन दिस प्रोसेस स्मॉल आउटग्रोथ, इसका नाम क्या है आउटग्रोथ का, कॉल्ड बर्ड डेवलप ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। दिस बर्ड देन डेवलप्स, ये बर्ड डेवलप करेगी, मैच्योर होगी, और फाइनली क्या करेगी, ये टूट जाएगी बड़े होने पर फ्रॉम पेरेंट बॉडी, और बन जाएगी एंड फॉर्म्स, क्या बनाएगी ये, न्यू ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। ये प्रोसेस कहाँ देखा जाता है हमें? हाइड्रा में भी होता है ये शो, और ईस्ट जो आपके केक वगैरह फॉर्म करने में काम आती है, इसका साइंटिफिक नेम होता है ईस्ट का सैक्चारोमाइसीस सेरेविसीस, ये आप आगे पढ़ेंगे। ये फंगस होती है। अब हमारी अगली हेडिंग आती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करें अभी जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम फिजन के बारे में, आज पढ़ा हमने रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। ये सब प्रोसेस जो हैं वो जनरली आपके एनिमल्स की बॉडी में हो रहे हैं। आप बोलोगे ऐसे तो आपका स्पायरोगैरा था प्लांट, बट वो बहुत सिंपल प्लांट था। जो मैंने पढ़े अब तक प्रोसेस, ये या तो बहुत सिंपल प्लांट में या कुछ आपके एनिमल्स में हो रहे थे, वो भी सिंपल एनिमल्स। एनिमल्स भी कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल एनिमल्स। तो छोटे और सिंपल प्लांट्स एनिमल में जो टेक्निक होती है रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो पढ़ी हमने। अब हम बड़े प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट्स की बात करें, जो हम देखते हैं अपने आसपास, बड़े प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। और जिस स्ट्रक्चर का वो यूज़ करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। पहले इसको लिखते हैं, और इसके एडवांटेज क्या है वो देखते हैं। इन सम एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं बड़े प्लांट जो हमारे आसपास घर के होते हैं, जो देखते हैं। एनजीओ, ANGIO SPERMIC। In some angiospermic plant, a part of plant is capable to form new organism। बड़े बड़े प्लांट में छोटा सा एक पार्ट भी ना नया बना सकता है ऑर्गेनिज्म। ऐसे पार्ट्स को क्या बोलेंगे? सच पार्ट्स या स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ये अलग है, ये अलग वर्ड है, प्रोपोग्यूल। एंड इस प्रोसेस को बोलेंगे, एंड दिस टाइप ऑफ reproduction is called vegetative propagation। और एक बात ध्यान रखना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो आपका है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ध्यान रखना एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है, लिख लो, ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, कुछ और नहीं है। इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखा जाता है बड़े प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में। इन प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलते हैं। तो कोई नई चीज़ नहीं है, प्लांट में ही
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब बात आती है कुछ इसका एडवांटेज होता है या फिर हम ऐसे ही करते हैं इसको? होता है जी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज होता है प्लांट के लिए। क्या होता है एडवांटेज इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का? मैंने यहाँ पर आपको वेजिटेशन लिखवा दिया ना, ये वेजिटेटिव है, VEGATATIVE लिख दो इसको, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना ये, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, हम लोग वो देख लेते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेज क्या होते हैं? एक तरीका होता है, एक टेक्निक सुनी होगी आपने, लेयरिंग या ग्राफ्टिंग। लेयरिंग या ग्राफ्टिंग एक टेक्निक होती है प्लांट्स को ग्रो करने की। लेयरिंग या ग्राफ्टिंग, क्या होता है लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में? लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में ये होता है, सपोज करिए मेरे पास दो प्लांट हैं, एक आपके पास ये रहा प्लांट, सपोज करो एक मेरे पास ये रहा प्लांट, इसके कुछ फ्लावर्स खिल रहे होंगे सपोज करो, है ना। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम, दो प्लांट्स की स्टेम्स को इंटरचेंज करते हैं। सपोज करिए इस प्लांट की हमने क्या किया, इतनी स्टेम काटी और इस प्लांट की इतनी स्टेम मैंने काटी, ये स्टेम मैं यहाँ लगा दूंगा और ये स्टेम मैं यहाँ लगा दूंगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कब करते हैं लेयरिंग और ग्राफ्टिंग? जब दोनों प्लांट से जो फ्लावर, जो फ्रूट्स निकल रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं निकल रहे, तो ऐसे हम प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। अब मैंने ये स्टेम काटी ना, इस स्टेम को काट के मैंने यहाँ लगाया और इस स्टेम को मैंने यहाँ लगाया, ये स्टेम को बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। इस पार्ट से मैंने नया प्लांट बनवाया। या मैं ऐसे भी कर सकता था, या मैं ऐसा भी करूं कि सिंपल इस स्टेम को काटूं यहाँ से, ठीक है, और इस स्टेम को लगा दूं सॉइल में, तो इस स्टेम से क्या होगा, नए यहाँ पर फ्लावर्स खिल जाएंगे। ये जो प्लांट था इसके पास तो अपनी है ही स्टेम नीचे वाली, बस मैंने इतनी स्टेम काट के यहाँ लगा दी, तो इस पे भी नए अपने आप ही थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद फ्लावर्स फ्रूट खिलाएंगे। और जो मैंने इसकी स्टेम काटी मैंने ज़मीन में लगाई, उससे भी नए पौधे खिलाएंगे। ये लेयरिंग और, हाँ ये लेयरिंग और ग्राफ्टिंग है। इस टेक्निक का काम कहाँ आता है, रोज के प्लांट्स, ग्रेप्स के प्लांट, उनको ग्रो करने में हम लोग जो है वो इसका यूज़ करते हैं। शुगर केन की ग्रो करने में इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीका है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सिर्फ रोज ग्रेप्स की ग्रोथ में काम नहीं आता, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो बड़े महंगे महंगे प्लांट्स होते हैं जिनको सीड से ग्रो करना बड़ा महंगा पड़ता है, उनको भी हम ग्रो कर सकते हैं आसानी से। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं आपके जिनका नाम होता है ऑरेंज, है ना। ऐसे प्लांट्स में जैसे जैस्मिन हो गया, ऐसे प्लांट्स में क्या होता है कि ना, इनकी ग्रोथ भी हम करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। देखो आपको पता है कि ऑरेंज के अंदर सीड्स बनती हैं, बट कुछ ऑरेंज के ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड बनना बंद हो जाता है एक टाइम के बाद, उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो उस प्लांट में अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करोगे तो उसमें सीड बन जाएंगी। तो जो प्लांट्स सीड फॉर्म करना छोड़ चुके हैं उनमें भी हम इसका जो है वो प्रोसेस अपना सकते हैं, उनकी सीड बन जाएगी। फिर मैंने ये बताया आप लोग को, जैसे कुछ प्लांट जैसे आपका जैस्मिन हो गया या ऑरेंज, तो सभी खाते हैं। ऑरेंज में क्या होता है कि ना सीड होती हैं, ऑरेंज के फ्रूट में सीड होती हैं। बट जब हम एक ही, सपोज करो ये ऑरेंज का प्लांट था, सपोज करिए जो सामने है, सपोज करिए यहाँ ऑरेंज बन रहे हैं, जब एक ही पौधे से लगातार आप ऑरेंज बनवाते रहोगे ना, एक टाइम आएगा ऐसा कि इससे जो ऑरेंज बनेंगे उनकी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, ना उनमें सीड्स होंगी। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम ऑरेंज जैसे प्लांट जो अपनी सीड बनाना छोड़ देता है उसमें सीड बनवा सकते हैं। जैस्मीन जैसे प्लांट जिसमें सीड बनना बंद हो जाती है उसकी सीड बनवा सकते हैं हम लोग। एडवांटेज,
एडवांटेज लिखे हैं पहले इसकी, तो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो यूज होता है लेयरिंग प्रोसेस में या ग्राफ्टिंग। मैंने बताया ना, लेयरिंग ग्राफ्टिंग में स्टेम को काट के लगा देते हैं सॉइल में किसी प्लांट की, ताकि हम ग्रो कर सकें मैनी न्यू प्लांट्स। लाइक शुगर केन की खेती ऐसे ही करते हैं जनरली, है ना, रोज हो गया आपका, ग्रेप्स हो गए, तो इनकी खेती करने में काम आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीड बनाना भूल चुके होते हैं, उनमें हम इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू टू ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, ऑरेंज, है ना, जैस्मीन, दैट हैव लॉस्ट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। तो ऐसे प्लांट्स में हम इसका यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इट इज यूज्ड टू ग्रो ऑर्नामेंटल, जो काफ़ी एक्सपेंसिव प्लांट होते हैं, उनकी हम ग्रोथ में जो है काम लेते हैं इस प्रोसेस को। दूसरा एक पता है फ़ायदा क्या है इस प्रोसेस का, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का? अगर आप कन्वेंशनल टेक्निक अपनाओगे, जैसे फार्मर क्या करता है, फार्मर एक सीड लगाता है सॉइल में, फिर उस सीड से नए प्लांट आते हैं, फिर उन प्लांट पे फ्रूट्स खिलेंगे, है ना, फिर उन फ्रूट्स के अंदर सीड आती हैं, ये तो होता है आपका। बट अगर हम इसको यूज़ करें, बिल्कुल इसको अगर हम यूज़ करें, तो जल्दी सीड्स बन जाती हैं, टाइम बचता है फार्मर का प्लांट की ग्रोथ करने में, जल्दी सीड्स बनती हैं इस प्रोसेस से प्लांट में, तो ये भी फायदा है इसका। प्लांट्स ग्रोन बाय दिस टेक्निक प्रोड्यूस सीड्स अर्लियर टू दोज प्रोड्यूस यूजिंग सीड। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? प्लांट जो आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्रोड्यूस करे, उनमें सीड्स जल्दी बनती हैं, जबकि अगर आपने प्लांट को सीड से ही ग्रो करवाया होता। तो ये फ़ायदा है इस टेक्निक का। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या है टेक्निक का? सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, क्योंकि ये टेक्निक एक तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जो प्लांट बनेगा वो अपने पेरेंट्स की एकदम जेनेटिक कॉपी होगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको भी समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो होता क्या है, जैसे हम लोग ह्यूमंस लोग हैं, हम अपने पेरेंट्स से बने हैं, पेरेंट्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कुछ बदलाव आता है, इसे बोलते हैं वेरिएशन। आप अपने पेरेंट्स को रिजेंबल तो करते हो, बट पेरेंट्स की एकदम फोटोकॉपी नहीं हो। कुछ बदलाव है ना आपके 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 पेरेंट्स में, एकदम आपके फेस आपके पेरेंट्स को मैच नहीं करता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, बदलाव आया है। जब भी होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो बच्चे बनते हैं प्लांट्स की एकदम हूबहू कॉपी होते हैं, जेनेटिकली सेम होते हैं। तो ये फायदा है इस प्रोसेस का, जो प्लांट्स आप पैदा करोगे बाय दिस टेक्निक आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, एकदम सेम होंगे, पेरेंट्स की फोटोकॉपी होंगे। तो ये फायदा है इस टेक्निक का। स्पोर फॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, फंगस जनरली शो करता है इसको। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है वो स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं, क्या होता है। देखिए, ये जनरली प्रोसेस जो है ये फंगस जो आपकी हैं वो शो करती हैं, खासकर राइजोपस फंगस। राइजोपस फंगस हम सब जानते हैं कि कभी ना कभी हमारे घर में आई जाती है राइजोपस। इसको ब्रेड मोल्ड फंगस बोलते हैं। जब आपने देखा होगा छोटेपन में कुछ करवाते हैं ना एक्सपेरिमेंट साइंस में, कि एक ब्रेड को कहते थे गीला कर दो और उसे रख दो थोड़ी देर के लिए घर में बाहर, अगले दिन देखना उस पर आपकी कुछ ग्रीन ग्रीन जो है फंगस बैठ जाती है, वो ये राइजोपस ही तो है।
राइजोपस कैसे ग्रो करती है ज़रा समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ना, जब भी आप किसी एरिया में थोड़ा सा पानी और थोड़ा फूड छोड़ दो, ब्रेड पे फंगस क्यों लगी थी? ब्रेड के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट था, ग्लूकोज था, खाना है उसमें, आपने उसे गीला कर दिया था, थोड़ा सा वेट कर दिया था। तो खाना और पानी दो चीज़ चाहिए होती हैं फंगस को ग्रो करने के लिए। तो ऐसे आपके राइजोपस फंगस ग्रो हो जाती है। राइजोपस फंगस की खासियत क्या है ज़रा देखें। राइजोपस फंगस की खासियत ये है कि राइजोपस फंगस के पास ऐसा एक स्टिक होती है, उसके ऊपर उसका एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, एक बॉल लाइक, इसे बोलते हैं ब्लॉब, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डेवलप होता है। और नीचे इसके पास अपने कुछ रूट लाइक होते हैं स्ट्रक्चर्स। ये ट्रू रूट्स नहीं होते, एक सिंपल रूट्स होते हैं, सब में ऐसा दिख रहा है। अब इन तो इस ब्लॉब में क्या होता है कि ना, टाइनी 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 इस राइजोपस फंगस के स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं इसके। जब एक सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ये आपका फट जाता है ब्लॉब, और इसमें से आपके ये सारे बच्चे हवा में उड़ जाते हैं। और मैंने बताया ना, जहाँ पर आपके घर में कोई ब्रेड होगा, कोई रोटी रखी होगी, तो वहाँ पर आके ये ग्रो करते हैं और अपनी पूरी ऐसी फैमिली ग्रो कर देते हैं। तो राइजोपस में बेसिकली क्या होता है, राइजोपस ऐसा एक स्टिक के ऊपर ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है। इस ब्लॉब में थाउजेंड्स ऑफ आपके स्पोर्स होते हैं इस राइजोपस फंगस के। एक सुटेबल टाइम आने पे ये ब्लॉब फटता है और ये सब बच्चे बाहर निकल आते हैं, और जहाँ इन्हें पानी और खाना मिलता है ये ग्रो करते हैं, और फिर उनसे नया प्लांट बना देते हैं वहाँ पर जाके ये लोग। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, जो राइजोपस फंगस में जनरली देखने को मिलता है। तो अगर हम एक बार ब्रीफ में देखें, हमने क्या पढ़ा अभी, हमने ये देखा कि राइजोपस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। राइजोपस होता कैसा है मैंने आपको बताया। राइजोपस बेसिकली होता है एक स्ट्रक्चर जो स्टिक से बना होता है। ये उसकी स्टिक हो गई, इसके पास एक ब्लॉब लाइक होता है स्ट्रक्चर, कुछ इसके पास होते हैं रूट्स। इस ब्लॉब में थाउजेंड्स ऑफ टाइनी टाइनी स्पोर्स बनते हैं। सूटेबल कंडीशन पे ये ब्लॉब फटता है और ये बच्चे बाहर निकल आते हैं। जहाँ पर इनको खाना मिला, पानी मिला, वहाँ ये बच्चे ग्रो करेंगे और वहाँ पर ये ऐसा ही नया बना देंगे राइजोपस। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि एक स्पोर से नए नए प्लांट्स पैदा हो रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, जो राइजोपस में होता है। लिखते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। इन स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो आपका पेरेंट था, जो हम राइजोपस कह रहे थे, वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं, भी दिखा दूंगा कैसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप में। हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स व्हेन दी स्पोर केस, या जिसको हम ब्लॉब कह रहे थे, जब वो ब्लॉब फटता है उस फंगस का, या उसको स्पोर केस बोल सकते हो, स्पोर के रखने की जगह को स्पोर केस बोल रहे थे, वो फटता है। व्हेन दी स्पोर केस बर्स्ट इन एयर, तो वो क्या करेगा, इट रिलीजेस टाइनी स्पोर्स, टाइनी स्पोर्स ब्रैकेट में लिख लो, अंडर सूटेबल कंडीशन। सूटेबल कंडीशन में ये फटता है आपका, when the spore case burst in air it releases tiny spores। ये स्पोर्स सूटेबल कंडीशन में हवा में आते हैं एंड जर्मिनेट करके प्रोड्यूस प्रोड्यूस करते हैं या फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस या फॉर्म एक नया ऑर्गेनिज्म। तो क्योंकि इस प्रोसेस में एक स्पोर से नया बना ऑर्गेनिज्म
इसलिए इसको स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? इट ऑकर्स इन राइजोपस, जिसको हम ब्रेड मोल्ड फंगस भी बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड फंगस, क्योंकि ब्रेड पे ये ग्रो करती है। इसका डायग्राम भी जैसे आपका फंगस है, फंगस के रूट्स को रूट्स नहीं बोलते, राइजोइड्स बोलते हैं। ये इसका स्टेम है, ये इसका स्टेम लाइक पार्ट है। ये बाकी इसके ब्लॉब हो गए। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ब्लॉब में होते हैं आपके स्पोर्स।